हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका रोज़ाना न्यूज़ एनालिसिस में। और आज डेट है 9 नवंबर 2020। ठीक, प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी। तो देखते हैं आज की क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखिए, पहली न्यूज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज को लेके। ठीक है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है जो 24th एडिशन कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये 2 फेज़ में होनी है, जिसका पहला फ़ेज़ हमारा बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट हुआ है। ठीक है, और दूसरा फेज़ हमारा होना है अरेबियन सी में। तो देखिए, इस एक्सरसाइज से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं बाहर, जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से प्लस हमारे जियो पॉलिटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि क्वाड कंट्रीज़, सारी क्वाड कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। वरना हर बार क्या होता था कि यूएस पार्टिसिपेट करता था, इंडिया करता था, जापान करता था, पर ऑस्ट्रेलिया नहीं करता था। तो इस बार कुछ अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। जो कि हालांकि हम देख ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत टाइम से चाइना के अगेंस्ट बहुत कुछ बोल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा ऑब्वियस भी था कि कहीं चाइना की ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेगा, पर ऑफिशियल नहीं हुआ था कुछ। तो इस बार ऑफिशियल हो गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेगा, और ऑस्ट्रेलिया ने किया भी पार्टिसिपेट पहले फेज़ में। तो अगर इसके बारे में कहा जाए तो इस बार ये है कि इस बार ज़ीरो कॉन्टैक्ट फॉर्मेट को ये तवज्जो देंगे। क्यों? कोरोना वायरस के चलते। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ों में आपको दिखेगा कोरोना वायरस का इम्पैक्ट। तो इसमें भी ज़ीरो कॉन्टैक्ट फॉर्मेट को अडॉप्ट किया जाएगा। तो हालाँकि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वाड इसमें पूरा पार्टिसिपेट किया है, जो कि कहीं न कहीं एक बहुत ही सॉलिड मैसेज है चाइना की तरफ, और जिससे चाइना हालाँकि बहुत अपसेट भी हुआ है। उसने ऑस्ट्रेलिया को बोला कि इनको इकोनॉमिक डैमेजेस झेलने पड़ेंगे इसके। तो कुछ भी, अगर कोई भी एक्टिविटी इंडियन ओशन में होती है, कोई भी एक्सरसाइज होती है, कुछ भी होता है, जैसे अभी बुल स्ट्राइक हुई थी जो इंडिया ने किया था और निकोबार में, तो उसके रिलेटेड भी चाइना ने एक अपना स्टर्न मैसेज दिया था। तो कहीं ना कहीं चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और इंडियन ओशन में उसके अलावा अगर किसी और की कोई भी नेवल ड्रिल होती है, कुछ भी होती है, तो उसको पसंद नहीं आता है। तो ये खैर चाइना का अपना असर्टिव नेचर है, जो कि पूरे कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए और कंट्रीज़ की सोवरेनिटी के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा है। तो अगर हम मालाबार एक्सरसाइज की बात करें, तो भाई मालाबार 1992 में स्टार्ट हुई थी इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है, 1992 से ये एक्सरसाइज चल रही है, इंडिया और यूएस दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन 2015 में क्या हुआ था कि जापान ने भी ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद से ही बात चली थी कि ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन करे। फिर क्या, क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप के मेंबर बन गए। ठीक, तो अब पहली बार ऐसा हुआ कि क्वाड ग्रुप के चारों मेंबर ने पार्टिसिपेट किया है। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर के लिए, और प्लस ये भी दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया कितना सीरियस है क्वाड ग्रुप को लेके। ठीक, जो कि बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव देखें तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ये आप याद कर लीजिए। एक तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है। ठीक है, जो मेंबर हो गए, प्लस क्वाड ग्रुप अच्छे से कौन कौन मेंबर है, कभी कभी पूछ लेते हैं कौन मेंबर है कौन नहीं है। ठीक, और इसमें कहाँ पे कंडक्ट हुई है, तो फेज़ 1 हमारा बे ऑफ बंगाल में हुआ है, और फेज़ 2 हमारा अरेबियन सी में होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखो एक सेकेंड मैप से। ठीक, तो जैसे अगर ये इंडिया का मैप हुआ, तो फेज़ 1 इधर हुआ हमारा, फेज़ 2 इधर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे जियो पॉलिटिक्स को लेके, प्लस हमारे नेबर को लेके, कि नेपाल की विज़िट पे हैं हमारे एयर चीफ, सॉरी इंडियन आर्मी चीफ। ठीक है, तो आर्मी चीफ 3 दिन की नेपाल विज़िट पे हैं। तो अगर 3 दिन की नेपाल विजिट है उनकी, तो ऑब्वियस है कि अभी जो हमारे रिश्ते डिटोरिएट हुए थे नेपाल के साथ, बहुत कहीं ना कहीं उनको सुधारने के लिए, प्लस दोनों कंट्री बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है दोनों के लिए। क्योंकि आप नेबर से कहीं ना कहीं आप रिश्ते अच्छे रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और प्लस नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो एक बफर का काम करता है हमारे और चाइना के बीच में। अगर इधर चाइना है, इधर इंडिया है, तो एक बफर है वो। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने और आर्मी चीफ ने जो विज़िट की है, तो ये 3 दिन की विज़िट है। इसमें ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इनको हमारे आर्मी चीफ को वहाँ के एक ऑनरी रैंक दिया जाएगा, जनरल ऑफ नेपाली आर्मी का। ठीक है, जो कौन देता है, वहाँ की प्रेसिडेंट देते हैं। जो वहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, तो वो देंगी हमें हमारे आर्मी चीफ को वहाँ के ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर नटशल में आपको बताएं,
तो एक तरह से ये कन्वेंशन है, एक ट्रेडिशन है जो फॉलो होता है बहुत हमेशा से। इस साल कुछ डिले हो गया था हालांकि, और उसमें कयास लगाए जा रहे थे कि शायद रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे इसलिए डिले हो गया, पर हालांकि इन सबको चुप कराते हुए नेपाल ने दोबारा से ये किया है। तो ये हमेशा से होता है और हमेशा से होता रहा है। और एक और चीज़, एक और कन्वेंशन नेपाल से और हमारे बीच फॉलो होती है कि जब भी उनका कोई पीएम बनता है तो वो पहली विजिट जो होती है फॉरेन की, वो इंडिया में ही आते हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से दिखाता है कि हमारे टाइज़ जो हैं कितने डीप हैं, और पीपल टू पीपल टाइज़ हमारे कितने डीप हैं। तो ये इसमें बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है कि अभी जो उनको ऑनरी रैंक दिया गया है, और प्लस हमारे कहीं ना कहीं ये थोड़ा मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है चीज़ों को लेके थोड़ा। ठीक है, तो आप इसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो इसमें इतना ही है काम भर का। हाँ, तीसरी खबर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि देखिए ये काफ़ी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है, इनको अभी ओथ इन्होंने ली है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। ठीक, तो हमारे लिए तो ये बॉडी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लस ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वनडे एग्जाम के लिए नाम इंपॉर्टेंट है कि भाई अभी नए CIC कौन बने हैं, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक, और बाकी एग्ज़ाम के लिए हमारी ये बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि CIC क्या है। तो CIC एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है। देखिए कोई भी बॉडी होती है या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, ठीक, या वो स्टैट्यूटरी होगी, या वो एग्जीक्यूटिव होगी, ठीक, या वो एकदम ऑटोनोमस बॉडी होगी। ठीक, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल को छोड़ के जो भी बॉडी होती है वो सारी हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ठीक है, तो उसी तरह अब जैसे ये हमारी जो CIC है, चीफ इन वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, जो CIC है हमारी, वो कैसी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है, क्योंकि वो एक एक्ट से आई है, जो हमारा RTI एक्ट 2005 था, उस एक्ट से ही बॉडी आई है। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें टोटल मतलब 10 इसमें होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, और एक होते हैं CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 10 से कम हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक, और इसका टेन्योर है हमारा कि 5 साल या 65 साल, जो भी जल्दी आ जाए। सपोज़ अगर किसी ने 62 में, कोई 62 में बनता है, जैसे यशवर्धन सिन्हा जी हैं अभी 62 में बने हैं, ठीक है, तो इनका जो टेन्योर होगा वो 3 साल का ही होगा, क्यों कि 65 में रिटायर हो जाते हैं। ठीक, और इसमें दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं है। प्लस इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे करते हैं, एक कमेटी होती है जो शॉर्टलिस्ट करती है, उस कमेटी में 3 लोग होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए कि उस कमेटी में 3 लोग होते हैं, एक PM होते हैं, प्लस एक यूनियन मिनिस्टर होता है जिसको PM नॉमिनेट करते हैं, जैसे इस केस में होम मिनिस्टर थे, प्लस LOP होता है लोकसभा का, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि कौन है, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, तो ये 3 लोगों की कमेटी होती है जो नेम शॉर्टलिस्ट करती है, फिर वो नेम जो फाइनल होता है उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और ओथ दिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लस नेम, तो इनको याद रखिएगा। अब कुछ वन लाइनर्स हैं जो मतलब सिंपल अगर उनके बारे में कहा जाए तो ये वनडे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक वन लाइनर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। देखिए कि गुजरात एक पहला हाई कोर्ट बना है जिसने लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग यूट्यूब पे दिखाई है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जाके देखिए कि कैसे लाइव होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने देखा भी है। ठीक है, तो गुजरात हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट है ऐसा, तो ये याद रख लीजिएगा, ये डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन। दूसरा है कि एक कैरेट बांग्लादेश 2020 नेवल एक्सरसाइज है, तो ये किसके किसके बीच में है, बांग्लादेश प्लस, तो इसमें ऑप्शन दे सकते हैं कुछ भी, तो ये US के साथ है, तो इसका नाम याद रखिएगा, कैरेट बांग्लादेश 2020, बांग्लादेश प्लस US। ठीक, और एक तीसरी बहुत अच्छी स्कीम है केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो वो स्कीम, उस स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस डायरेक्ट यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई परिवर्तनम एक स्कीम है, ये कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने, तो इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो ये केरला ने लॉन्च किया है, किसके लिए किया है, बेटर लाइवलीहुड ऑफ फिश फोक के लिए, जो भी इनके यहाँ मछली पालन वाले लोग हैं उनकी बेटर लाइवलीहुड के लिए उन्होंने परिवर्तनम नाम की एक स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोलर बेस्ड जो इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लेके है। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया है, जो कि पहला सोलर बेस्ड है मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है,
जल शक्ति के अंडर में है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में। तो पहला सोलर बेस्ड है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला, क्योंकि हम सोलर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो पहला सोलर बेस है, प्लस कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर प्लस नॉर्थ ईस्ट। तो ये एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गए। नॉर्थ ईस्ट पे गवर्नमेंट फोकस करती है, प्लस सोलर और रिन्यूएबल को लेके फोकस करती है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ एक में होगी, तो मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए लास्ट है कि इंडियन डिप्लोमेट हैं जो विदिशा मैत्रा, उनको इलेक्ट हुई है वो यूएन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन। ठीक है, ये एक बॉडी है, कमेटी है, तो उसमें एज अ मेंबर ये इलेक्ट हुई हैं। ठीक है, और ये विदिशा मैत्रा कौन है, ये अभी फ़िलहाल हमारी पहली सेक्रेटरी हैं परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूएन की। ठीक है, आपने इनको देखा होगा कि इन्होंने, इनका एक रिप्लाई फेमस हुआ था कि इन्होंने पाकिस्तान को रिप्लाई दिया था, तो काफ़ी अच्छा था वो, काफ़ी फेमस हुआ था। तो विदिशा मैत्रा याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली सेक्रेटरी हैं ये, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूएन। ठीक है, तो अभी ये इलेक्ट हुई हैं किसमें, यूएन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन में। ठीक, तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट आज की न्यूज़ थी जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो वनडे हो, चाहे जो भी हो, चाहे जितना एनालिटिकल हो। एनालिटिकल पार्ट में आपको सीआईसी मिल जाएगा, प्लस मालाबार मिल जाएगा, प्लस वनडे के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे और इम्पॉर्टेंट डेली डेली हम न्यूज़ लाते रहेंगे। ठीक, थैंक यू गाइज़। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।